प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण, इस चैप्टर का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इसलिए आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहें और हर तरह की जानकारी इस चैप्टर से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला जो इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वह है कि वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है। किस पर आश्रित रहता है बाबू? सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है। उन्हें क्या कहते हैं? कौन सा जीव कहते हैं? इस चैप्टर में हम लोग पोषण के कितने प्रकार होते हैं सभी को हम लोगों ने अध्ययन किया और है जो प्रश्न है उस पर आते हैं कि वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी, परपोषी। तो जो सड़ी गली चीजों पर जिसका आश्रित रहता है वो क्या कहलाता है बाबू? वो कहलाता है मृतजीवी। क्या कहलाता है? मृतजीवी। आगे है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। अब स्वपोषी भोजन कौन बनाता है? स्वपोषी कौन है? तो सभी हरे पेड़ पौधे हैं और सभी हरे पेड़ पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की मदद से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है जो हम लोगों ने देखा और तब भोजन का निर्माण होता है ना? तो क्या क्या 4 चीज के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या 4 चीज चाहिए? तो क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी स्वपोषी भोजन के लिए ये चारों चीजों की आवश्यकता होती है। क्योंकि स्वपोषी भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाता है बाबू, इसलिए आंसर होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है ना? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है। हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो उपलब्ध है, आप वहां देख सकते हैं कि अधिकांश पत्तियों में ही हरित लवक पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। जबकि हरित लवक को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। आंसर होगा हरित लवक। आगे बढ़ते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सूत्र होता है बाबू? CO2। और CO2 कितना प्रतिशत है? CO2 कितना प्रतिशत है वायुमंडल में? 0.03%। जैसे नाइट्रोजन कितना है बाबू? तो 78%। ऑक्सीजन कितना है बाबू? तो 20.9%, यानी लगभग 21%। जबकि CO2
0.03% है। आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में से क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसमें क्या होता है बाबू, तो 6CO2 प्लस 12H2O है ना। सूर्य प्रकाश और हरित लवक या क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन और 6H2O यानी जल बनता है। ये रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, जिसमें 4 चीज भाग लेता है और ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो वही प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है। पानी का टूटना, बिल्कुल पानी टूटता है और क्या होता है, इससे ऑक्सीजन मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। ऑक्सीजन का मुक्त होना ये सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, इसका उपयोग होता है। तो क्या नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता है, इसलिए आंसर हमारा ये होगा, है ना। क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी टूटता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, देख लीजिए यहां है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। सही बात है, देखिए यहां उपयोग हो रहा है। तो क्या नहीं हो रहा है, CO2 मुक्त नहीं हो रहा है, CO2 का उपयोग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो रहा है बाबू। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो हम लोग जानते हैं कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करता है, तो कूटपाद के द्वारा करता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा करता है, फॉल्स पैर के द्वारा करता है। और यही कूटपाद अमीबा में जो बनता है और बिगड़ता है, इसी के कारण अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मृदु जलीय है, अनिश्चित आकार का प्राणी है, जो अपने कूटपादों के द्वारा भोजन को क्या करता है, अंतर्ग्रहण करता है। भोजन रसधानी में पाचन होता है और फिर क्या होता है, शरीर के किसी भी भाग से वो बाहर निकल जाता है, अपचा पदार्थ, बेकार पदार्थ। आगे आइए बाबू, अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आवे, कोई तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। अब है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। कौन सा छिद्र है, निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि निगल द्वार के द्वारा क्या होता है, ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। क्या होता है, निगल द्वार के द्वारा ग्रसनी क्या होता है, ग्रास नली से जुड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रहणी भाग है किसका, ग्रहणी किसका भाग है। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं।
कौन कौन सा होता है? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। क्या होता है बाबू कि पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। और इसी इलियम में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। और इसी इलियम में क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। जो भी आवश्यक पदार्थ है उसका अवशोषण भी छोटी आंत के अंतर्गत इलियम में होता है ना। और ग्रहणी में ही खुलता है क्या? आमाशय। आमाशय पाइलोरिक भाग के द्वारा क्या होता है? ग्रहणी में ही खुलता है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? स्वपोषी क्या कर सकता है? यानी स्वपोषी पौधे किसको कहते हैं? हरे पेड़ पौधों को, जिसमें क्या होता है? हरित लवक होता है और वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से CO2 लेकर के, जमीन से जल लेकर के भोजन बनाता है। ये इस संसार में सिर्फ और सिर्फ स्वपोषी पौधे ही हैं, हरे पेड़ पौधे ही हैं जो भोजन बनाते हैं, है ना। और भोजन किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। इसलिए स्वपोषी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखना, है ना, कि पौधों की जो पत्तियां होती है उसके बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं? पौधों में जो पत्तियां होती है ना, पौधों में जो पत्तियां होती है, देखिए ये पत्ती है ना, और इस पत्ती में क्या होता है? छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है। और इस छिद्र को क्या कहा जाता है बाबू? इस छिद्र को रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं या स्टोमाटा कहते हैं। आगे है बाबू, अगला जो प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पौधों में रंध्र कहां पाए जाते हैं? अब है कि द्विबीजपत्री क्या है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं डाइकोटिलीडंस। क्या कहते हैं बाबू? डाइकोटिलीडंस। तो द्विबीजपत्री यानी जिसका बीज में 2 पत्र हो। इसका उदाहरण होगा सभी प्रकार के दलहन। चना में देखिएगा 2 फाड़, मसूर में 2, है ना। जितना भी प्रकार का जो दलहन है सब में क्या होता है? 2, उसका बीज में 2 पत्र होता है ना। तो उसको डाइकोटिलीडंस कहते हैं। और उसकी पत्तियों में रंध्र कहां होता है? तो बाबू उसकी पत्तियों में जो रंध्र होता है वो पत्तियों की निचली सतह पर होती है। कहां होती है? निचली सतह पर होती है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, उस पर हम लोग बात करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आपके लिए, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों को जो एग्जाम देना है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित एग्जाम देना है। तो रंध्र का जो मुख्य कार्य है, स्टोमाटा का जो मुख्य कार्य है, वह क्या काम है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना? नहीं। परिवहन का कार्य करना? नहीं। पोषण का कार्य करना? नहीं। तब क्या काम है? रंध्र के द्वारा, छिद्र के द्वारा, पोर के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा गैसों का विनिमय
और वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन का काम होता है। गैसों का क्या होता है बाबू? विनिमय का कार्य होता है। क्या होता है? विनिमय और वाष्पोत्सर्जन का काम होता है। ठीक है ना? जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आपके लिए सारा विषय की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। अगला है कि रंध्र स्टोमाटा घिरे रहते हैं। रंध्र या स्टोमाटा घिरे रहते हैं किससे? एपिडर्मल कोशिकाओं से? नहीं, द्वार कोशिकाओं से। यही आंसर होगा। क्यूटिकल से नहीं, वातरंध्रों से नहीं, द्वार कोशिकाओं, गार्ड सेल्स से क्या होता है? रंध्र घिरा होता है। ये अगर मान लीजिए स्टोमाटा का छिद्र है तो इसके बगल से जो भी सेल है ना, इस तरह से जो भी सेल है वो सब क्या है? गार्ड सेल है, एक द्वार कोशिका है, जिससे कि ये छिद्र क्या होता है? घिरा होता है। बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे कि द्वार कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड सेल्स की जो है वो कौन सी भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। पार्श्व वाला, लेटरल साइड वाला? नहीं। बाहरी? नहीं। इनमें से सभी? नहीं। तब भीतरी जो सेल्स होता है, भीतरी जो भित्ति होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। कि द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल्स की जो भित्ति होती है, भीतरी भित्ति, वो मोटी होती है। स्वाभाविक बात है कि बाहरी भित्ति पतली होती है। बच्चों अगला जो प्रश्न है उसके विषय में जानेंगे कि पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजक, किस पिगमेंट का प्रयोग किया जाता है ना? पत्ते की झिल्ली में जो रंध्र होता है, स्पोर होता है, स्टोमाटा होता है, छिद्र होता है, उस छिद्र का अध्ययन करने हेतु कौन सा अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? तो मेथिलीन ब्लू? नहीं। कॉटन ब्लू? ये भी नहीं। आयोडीन? नहीं। तो क्या होता है? सैफरेनीन का प्रयोग किया जाता है। सैफरेनीन अभिरंजक है ना, सैफरेनीन अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है। पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु बाबू सैफरेनीन अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि एक बीजपत्री पौधों में क्या होता है? पौधों की जो पत्तियां होती है, एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में रंध्र कहां पाए जाते हैं? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे एक बीजपत्री पौधा क्या है। मोनोकोटिलीडंस इसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी जिसका बीज, जिसका सीड सिंगल होता है। जैसे धान, गेहूं सिंगल होता है, तो ये एक बीजपत्री है, मोनोकोटिलीडंस है। और इसके पत्तियों पर जो रंध्र होता है, छिद्र होता है, वो निचली सतह पर भी होता है, ऊपरी सतह पर भी होता है। तो आंसर क्या होगा? दोनों सतहों पर। ध्यान रखेंगे कि अगर द्विबीजपत्री के पौधों पर पत्तियों में रंध्र पूछा जाए तो निचली सतह पर, नीचे वाला साइड में, और अगर एक बीजपत्री पौधों के पत्तियों में अगर रंध्र के विषय में पूछा जाए तो वो ऊपर और नीचे दोनों साइड होता है। क्या होता है बच्चों? ऊपर और नीचे दोनों साइड होता है। चलिए आगे देखते हैं कि रंध्र प्रायः
कब खुलते हैं? स्टोमाटा कब खुलता है? रंध्र प्रायः तब खुलते हैं जब द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स होती है। क्या? शिथिल नहीं, स्फीत। क्या होता है? स्फीत। जब स्फीत रहता है तभी रंध्र खुलते हैं। अगर स्फीत नहीं रहता है तो रंध्र स्टोमाटा बंद होता है। आगे है बाबू कि द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स है ना, द्वार कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से किस रूप में भिन्न होती है? द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स अन्य सेल से, अन्य कोशिकाओं से किस रूप में भिन्न होती है? कोशिका भित्तियों की अंतरात्मक मोटाई में, हाँ ये होता है। कोशिका भित्ति की जो अंतरात्मक मोटाई है, अंदर की जो मोटाई है, वो भिन्न होता है। किससे? गार्ड सेल्स, द्वार कोशिकाएं और अन्य कोशिकाओं में। सघन जीव द्रव्य की उपस्थिति भी से भी जो है वो भिन्न होता है। यानी गार्ड सेल्स में सघन जीव द्रव्य की उपस्थिति होती है, अन्य सेल में नहीं होती है। और आकृति में भी जो है ये डिफरेंट होता है, आकृति में भी ये भिन्न होती है। यानी आंसर आपको क्या देना है? इनमें से सभी। क्या जवाब देंगे बाबू? इनमें से सभी। यानी द्वार कोशिकाएं एवं अन्य कोशिकाओं में कितना अंतर है? तो कोशिका भित्तियों की अंतरात्मक मोटाई में दोनों अलग अलग होता है, सघन जीव द्रव्य की उपस्थिति में भी दोनों अलग अलग होता है, और आकृति भी दोनों का अलग अलग होता है। इसलिए आंसर आपको देना है इनमें से सभी। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश की क्या भूमिका है? सनलाइट की क्या भूमिका है? सनलाइट की क्या भूमिका है? वो क्या करता है, उसमें कौन सा काम करता है? हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कि सूर्य प्रकाश की भूमिका क्या है, क्या काम है, वह क्या करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, दीप प्रश्न हमने डाला अंदर से, है ना। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में होता है? नहीं। जल के प्रकाशिक अपघटन में होता है? बिल्कुल, यही सही आंसर है कि जल का प्रकाशिक अपघटन किए करता है कौन? सनलाइट। सनलाइट के द्वारा क्या होता है बाबू? सनलाइट के द्वारा, सूर्य प्रकाश के द्वारा क्या होता है? क्या होता है बाबू? तो जल के प्रकाशिक अपघटन, जल का जो है वो प्रकाशिक अपघटन होता है, जल टूट जाता है। उसके बाद है काल्विन बेंसन के चक्र में नहीं, और प्रकाशिक अभिक्रिया में यह भी नहीं होगा। यानी आंसर है जल के प्रकाशिक अपघटन में सूर्य प्रकाश की भूमिका होती है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण की दर, देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की गुण पर निर्भर करती है, सही है। प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। यानी कि सही आंसर क्या होगा? प्रकाश की गुण एवं मात्रा दोनों पर प्रकाश संश्लेषण की का जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की गुण और प्रकाश की मात्रा दोनों पर निर्भर करती है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज जैव प्रक्रम पोषण न्यूट्रिशन चैप्टर के अंतर्गत जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न
बना सभी प्रश्नों के विषय में हम लोगों ने जानकारी ग्रहण किया। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके सूचित जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।